जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी तक ऑलरेडी इसके 9 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है और इसकी पूरी मैकेनिज्म कैसी होती है, इन सब टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप चैनल में नए हो आप और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले जो वीडियो आपके पास तक पहुंचे। इसलिए आपको बेल आइकन दबाना भी पड़ेगा, तो दबा दीजिए और बने रहिएगा वीडियो में। चलिए बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। देखिए, सबसे पहले हम डायग्रामेटिकली पहले चीजों को समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होती है। फिर उसके बाद इसके जो कंटेंट है, पॉइंट है, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। अगर हमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है उसके पहले ये जो ओवम दिख रहा है आपको, पहले ओवम के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो हम पहले करते हैं ओवम के स्ट्रक्चर की स्टडी, फिर उसके बाद हम आते हैं फर्टिलाइजेशन पे। ध्यान से देखिएगा, सबसे अंदर की तरफ जो आपको दिख रहा है ये इसका जो साइटोप्लाज्म है, क्या है, साइटोप्लाज्म है, जिसको हम ओ प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। और इस ओ प्लाज्म में ध्यान से सुनिएगा, इस ओ प्लाज्म में क्या होती है, बहुत सारी ऐसी कुछ प्रोटीन्स के ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसको हम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के नाम से हम जानते हैं। और साथ में इसके बीच में क्या भरा होगा? न्यूक्लियस भरा होगा। यहाँ पे न्यूक्लियस भरा होगा इसे, है ना, क्योंकि सेंट्रल पार्ट में क्या भरा होगा? न्यूक्लियस भरा होगा। तो आशा करते हैं इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर होता है। आप ध्यान से देखिएगा मेरी बातें। जो बाहर की तरफ जो आपको दिख रहा है ये क्या पूरा भरा हुआ? साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। क्योंकि ये ओवम का साइटोप्लाज्म है इसलिए इसका नाम क्या होगा? ओप्लाज्म। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ओवम का साइटोप्लाज्म है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ओप्लाज्म बोलेंगे। है अभी भी वो साइटोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब इसके आउटर साइड में ओप्लाज्मा की चारों तरफ क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ये जहां पे मैं पेन चला रहा हूं आप इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये पूरी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? उसी एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो अब सेकेंडरी ओसाइट के रूप में है, ठीक है। अभी इसका भी ध्यान से सुनना, अभी इसका सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ। अभी ये ओवम है सेकेंडरी ओसाइट के रूप में। अभी इससे एग बनेगा तब जब जाकर के उसका सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा तब। तो अभी हम ये मान के चलेंगे सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में है और इसमें इस तरीके से इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड में जो आपको स्पेस दिख रहा है इस स्पेस को बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। किस नाम से हम जानते हैं? पेरीविटलाइन स्पेस के नाम से जानते हैं। जो पेरीविटलाइन होता है उसके जस्ट बाहर की तरफ एक और मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं जोना पेलोसिडा। उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? जोना पेलोसिडा बोलते हैं। और ये जोना पेलोसिडा होती है, ये बनी होती है किसकी बनी होती है? बोलिए, ये बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन की। किसकी बनी होगी? ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होगी, ठीक है। तो जोना पेलोसिडा बनी है ग्लाइकोप्रोटीन की। ये जोना पेलोसिडा मेम्ब्रेन के बारे में हम जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके जोना पेलोसिडा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ फिर से खूब ढेर सारी सेल्स अरेंजमेंट होता है, सेल्स का अरेंजमेंट होता है जिनको हम सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। और जो सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा है ये सेल्स क्या करती हैं? ध्यान से सुनना, ये आपस में अटैच होती हैं। एक बोलते हैं जैसे सीमेंटिंग मटेरियल की तरह कार्य करने वाला जो सब्सटेंस होता है, उस सीमेंटिंग मटेरियल वाले सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं। तो आपस में जो सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा है उनको कौन जोड़ के रखता है? हाइलुरोनिक एसिड जोड़ के रखता है। आप ध्यान से सुनना, जो सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा आपको दिख रही है एक प्रकार की ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं। अब और ग्रेनुलोसा सेल्स जिसको हम फॉलिकुलर सेल्स के नाम से जानते हैं वही सेल्स होती है ग्रेनुलोसा सेल्स। और जब ग्रेनुलोसा सेल्स का शेप साइज कन्वर्ट होता है, खासतौर पे जो क्यूबॉइडल हो जाती है, जैसे यहाँ पे आपको शेप अलग तरीके से दिखाए गए हैं बट एक्चुअल में जो लिखित में है वो क्या होता है? जो ग्रेनुलोसा सेल्स जब वो क्यूबॉइडल हो जाती हैं तो उन्हीं सेल्स को हम क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा के नाम से हम जानते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। किस नाम से जानेंगे हम? कोरोना रेडिएटा सेल के नाम से जानेंगे। तो जो कोरोना रेडिएटा है वो क्या करती है? ओवम को चारों तरफ से खूब अच्छे तरीके से जकड़ के रखती हैं या उसको अच्छे तरीके से कवर करके रखती हैं। और उनके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल का कौन काम करता है? उनको आपस में जोड़ने का कौन काम करता है? हाइलुरोनिक एसिड काम करता है। तो ध्यान से सुनना, एक ओवम है
जिसके अंदर क्या है, एक सिर्फ हाइप्लॉइड जेनेटिक मटेरियल है ना, आधा क्रोमोसोम है, आधा क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम बोलेंगे, तो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अब उस एग को कितने मेम्ब्रेन कवर करते हैं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद फिर कौन सी मेम्ब्रेन है, जोना पेलोसिडा, जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है ना, चौड़ी सी पट्टी, जोना पेलोसिडा। और जोना पेलोसिडा के बाहर की तरफ भी कौन सी सेल्स होती हैं, बोले सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा की एक पूरी लेयरिंग होती है। इस तरीके से वो ट्रिपल लेयर से क्या होता है, कवर्ड होता है, इतना प्रोटेक्टेड होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। और अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसका फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए स्पर्म आपको आइट साइड दिख रहे होंगे, ये स्पर्म्स है। जो भी स्पर्म पहले आता है तो उसका जो ऊपर का पार्ट होता है, क्योंकि जो क्रोमोसोम होते हैं उस स्पर्म के अंदर वो थोड़ा पीछे की तरफ भरे होते हैं, और सबसे आगे वाला जो कोनिकल टिप होता है उसको हम एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। और एक्रोसोम में बहुत तरीके के अलग अलग एंजाइम से भरे होते हैं। जैसे एक्रोसोम आता है, आगे वाला टिप वाला पार्ट आता है, जिस स्पर्म का जैसे इन सेल्स से टकराता है तो यहाँ पे क्या होती है, एक रिएक्शन होती है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे कि यहाँ पे रिएक्शन होती है, तो वहां पे रिएक्शन किस प्रकार की होती है, बोले कॉर्टिकल रिएक्शंस होती है, कॉर्टिकल्स टाइप की रिएक्शंस होती है। उस रिएक्शंस में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, इसी प्रकार की उसमें रिएक्शंस होती है, प्रोटीनेशियस रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म का जो आगे वाला पार्ट होता है वो फट जाता है, रप्चर कर जाता है। और जैसे रप्चर करेगा तो उसमें से ढेर सारे एंजाइम्स बाहर की तरफ रिलीज होते हैं। अब उसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। सबसे पहला जो एंजाइम होता है, पहले उसका नाम ले लेते हैं हम, तो उसका नाम है हाइलुरोनिडेज एंजाइम। जैसे हाइलुरोनिक एसिड है ना, इसी तरीके से नाम एंजाइम का नाम पड़ेगा हाइलुरोनिडेज एंजाइम। हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो होगा वो काम क्या करेगा, बोले यहाँ के जो सीमेंटिंग मटेरियल की तरह जो कार्य करने वाला जो एसिड है उस एसिड को डाइजेस्ट कर जाएगा। फिर दूसरा एंजाइम आता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होता है, तो इन कोशिकाओं के बीच में जैसे बहुत सारी कोशिकाएं अरेंज है एक के ऊपर एक, तो अब स्पर्म बिल्कुल सीधा जाएगा ना, स्पर्म ऐसा नहीं कि आइट साइड से ऐसे घुस के कहीं भी चला जाए। भले कोशिकाएं कैसे भी अरेंज, जैसे मान लीजिए सेल्स इस तरीके से अरेंज है, मान लीजिए यहाँ पे आया, टच किया, तो यहाँ पे आया तो यहाँ पे स्पर्म फट जाएगा, मतलब उसका एक्रोसोम वाला पार्ट फट गया। जैसे फट गया तो भाई साहब एक्रोसिन जो उसमें हाइलुरोनिडेज एंजाइम है, तो वो इसके बीच में जो सीमेंटिंग का मटेरियल का काम कर रहा है उसको तो डाइजेस्ट कर देगा, बट क्या इसको कोशिका को डाइजेस्ट कर देगा, क्या वो नहीं कर सकता। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, बिल्कुल सीधा पाथ बनाने के लिए एक एंजाइम और होता है जिसका नाम होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो इन कोशिकाओं को भी गला करके इनमें रास्ता बना देता है, जिससे क्या हो सकता है, वो स्पर्म का जो अंदर जो जेनेटिक कंटेंट है वो इसके अंदर की तरफ मूव करता है, या स्पर्म अंदर की तरफ थोड़ा मूव करता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद फिर अब नई एक मेम्ब्रेन बनती है जिसका नाम होता है जोना पेलोसिडा। अब जोना पेलोसिडा ये एक और विडंबना है कि अब इसको कैसे तोड़ा जाए, तो इसके लिए भी एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एक्रोसिन। एक्रोसिन क्या करता है, इसके साथ जोना पेलोसिडा में रिएक्शन करवाता है, और इसके साथ रिएक्शन करके, है ना, वो क्या करता है, एक अपना जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर देता है, जोना पेलोसिडा को ब्रेक डाउन कर देता है, बोले पार्सली ब्रेक डाउन करता है, पूरी कंप्लीटली नहीं, पार्सली ब्रेक डाउन करता है। अब जैसे ही इसमें पार्सली होल बनाएगा कौन, एक्रोसिन, जो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, होल होने की वजह से अपना स्पर्म में जो अपना जो जेनेटिक कंटेंट है स्पर्म लेके आया है, वो जेनेटिक कंटेंट क्या करेगा, अंदर की तरफ पुश कर देगा। जैसे पुश कर देगा, साइटोप्लाज्म से होते हुए वो कहाँ पहुंच जाएगा, अंदर पहुंच जाएगा, और सिंगैमी हो जाएगी। दैट मीन्स दोनों, एक मेल गैमेट का जो जेनेटिक कंटेंट था और फीमेल गैमेट का जो जेनेटिक कंटेंट था, दोनों मिक्स कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फैसिलिटेट हो जाएगी जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे जब सबसे शुरुआत वाली जो रिएक्शन होती है उसको हम रिएक्शन ऑफ एक्रोसिन बोलते हैं। जब एक्रोसिन की रिएक्शन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन ऑफ एक्रोसिन, जिसकी वजह से जो जोना पेलोसिडा मेम्ब्रेन होती है वो क्या कर होती है, ब्रेक डाउन होती है, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, तो वो धीरे से क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, और तब जाकर के स्पर्म अंदर की तरफ आता है। तो आशा करता हूँ इतनी चीज समझ में आई होगी। अब जो एग सेल है ना, ये फीमेल बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है। पहले इस चीज को मैं लास्ट वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है, यहाँ पर भी बता देता हूँ। अब जैसे कंप्लीट होता है, तो जैसे ही जोना पेलोसिडा मेम्ब्रेन को एक्रोसिन टच करता है तो उसमें क्या होती है, एक्रोसिन रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन की वजह से पूरे मेम्ब्रेन में क्या होता है, डीपोलराइजेशन आ जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीपोलराइजेशन क्या होता है, तो बोले इसकी पोलरिटी चेंज हो जाती है। दूसरा स्पर्म अब इसके ऊपर माथा पटक पटक के मर जाए,
कुछ भी कर ले, बट अब उसके अंदर कभी भी दूसरा एक्रोसिन काम नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पोलैरिटी चेंज हो चुकी है। समझ में आ रही बात। अब कहीं से वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तो ये इंश्योर करता है मोनोगैमी। मोनोगैमी बोले तो एक ही प्रकार का एक ही गैमीट जाकर के इसको फर्टिलाइज कर सकता है, दूसरा फर्टिलाइज नहीं कर सकता, अदरवाइज पॉलीगैमी हो जाएगा वहां पे। तो मोनोगैमी कौन इंश्योर करता है? जो जोना प्लेसिडा मेम्ब्रेन होती है ये इंश्योर करती है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर पाएगा, दूसरा स्पर्म इसको फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जैसे ही स्पर्म इसको टच करता है, जोना प्लेसिडा की मेम्ब्रेन वाली को जैसे ही टच करता है, जब इसमें मतलब एक प्रकार का डीपोलराइजेशन होता है, उसी समय इसका जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है। और सेकंड मियोटिक डिवीजन जैसे कंप्लीट होता है तो एक पोलर बॉडी बन जाएगी छोटी सी, और साथ में एक अभी बड़ी सी सेल होगी, और जो बड़ी सी सेल होगी ना, उस सेल को हम अब एग सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? हम एग सेल के नाम से जानेंगे, और छोटी सी एक साइड में पोलर बॉडी बन जाएगी। दैट मीन जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है वो मियोटिक डिवीजन भी कैसा होता है? अनइक्वल डिवीजन होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अनइक्वल डिवीजन होगा और तब जाकर के फिर क्या होगा? एग का फर्टिलाइजेशन होगा। पोलर बॉडी के साथ कभी फर्टिलाइजेशन नहीं होता, हमेशा एग के साथ फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, मैंने एक चीज बताया था कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म में एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी इसके अंदर एंट्री करता है। और अब इसमें होता है क्लीवेज। क्लीवेज इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आगे बात करेंगे। क्लीवेज एक ऐसी प्रकार की रिएक्शन होती है, या बोल सकते हैं डिवीजन होता है, जिसमें सेल अपना बिना साइज बढ़ाए, अपने ही अंदर बिना शेप बढ़ाए, बिना साइज बढ़ाए, अपने अंदर बार बार वो टूटती रहती, और 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 इस तरीके से छोटी छोटी कोशिकाएं प्रोड्यूस करती चली जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों कर पाती? क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है, तो इसको साइज बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। यही साइटोप्लाज्म बार बार डिवीजन होता रहता है, इसलिए वहां पे जो विशेष प्रकार का डिवीजन होता है उसको हम क्लीवेज बोलते हैं। तो इस तरीके से ध्यान से सुनना, जैसे ही निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो यहाँ पे एक डिप्लॉइड सेल बनकर तैयार होते हैं। क्योंकि स्पर्म भी कैसा है? ये स्पर्म कैसा है? हैप्लॉइड है, और जो हमारा ओवम है ये भी कैसा? हैप्लॉइड है। ठीक है, तो दोनों हैप्लॉइड प्लस में हैप्लॉइड, मतलब n प्लस n इक्वल टू क्या बनाएगा? 2n बना देता है, दैट इज डिप्लॉइड कंडीशन बना देता है। और जाइगोट जो होता है, जाइगोट क्या होता है बेटा? डिप्लॉइड होता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हम फर्टिलाइजेशन में। देखिए, तो जो अगर हमें फर्टिलाइजेशन करवाना है तो उसके पहले हमें क्या करवाना पड़ेगा? इंसेमिनेशन करवाना पड़ेगा। अब इंसेमिनेशन करवाते हैं तो ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे फिर से मैं पूरी प्रोसेस एक बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें हैं मैंने वहाँ पे डायग्रामेटिकली समझा है, तो दूसरी चीजें नहीं समझा पाया हूँ, तो यहाँ पे वो चीजें समझाता हूँ जो समझानी थी। सबसे पहली बात है, इंसेमिनेशन एक प्रोसेस होती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तब होगा जब स्पर्म वेजाइना के अंदर जाएगा। तो insemination is the process of releasing of sperms into the vagina या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमेन को छोड़ना या स्पर्म को छोड़ना क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन कहलाता है। जैसे इंसेमिनेशन क्या होता है? कंप्लीट होता है, तो अब यहाँ पे जो वेजाइनल के अंदर या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो सेक्रेशन होता है, जो अलग अलग प्रकार के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, उनका जो सेक्रेशन होता है, उन सेक्रेशन की वजह से क्या हो जाता है? जो स्पर्म होता है वो स्पर्म क्या हो जाता है? मतलब एक प्रकार से एक्टिव हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे वो क्या होता है? एक्टिवेट होता है, तो अब वो क्या कर सकता है? स्विम करके आसानी से अंदर जा सकता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो अलग अलग प्रकार के जो फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड में स्विमिंग करते हुए, तैरते हुए स्पर्म अंदर की तरफ मूव करता है। अंदर की तरफ बोले तो वेजाइना से होते हुए सर्विक्स जाएगा, सर्विक्स से यूट्रस, और यूट्रस से फिर फैलोपियन ट्यूब की तरफ मूव करता है। जैसे ही फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, और उसी समय पे बाई चांस अगर ओवम मौजूद है फैलोपियन ट्यूब में, अब फैलोपियन ट्यूब में मौजूद है तो उसमें भी कोई पोजीशन होती है, ऐसा नहीं कहीं पर भी मौजूद है। तो मैंने आपको बताया था कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जैसे सपोज मान लीजिए इस तरीके से फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, तो ये फिम्ब्राई हो गया उसका, है ना, ऐसे इस तरीके से फिम्ब्राई हो गया। ये वाला जो रीजन होता है उसको हम एम्पुला इस्थमिक जंक्शन बोलते हैं। तो अगर वो एक मूव करके यहाँ से मूव करके एक फैलोपियन और फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला और इस्थमिक जंक्शन के बीच में आ गया है, और इधर की तरफ से स्पर्म मूव करते हुए इस यूट्रस की तरफ से मूव करते हुए स्पर्म यहाँ पे पहुंच गया है, तो केवल इसी रीजन पे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो सकता है, उसके पहले भी नहीं हो सकता और उसके बाद भी नहीं हो सकता, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा, जैसे एम्पुला और इस्थमिक जंक्शन में पहुंचेगा तो वहां पे कंप्लीट होगा फर्टिलाइजेशन। तो ये एक पॉइंट हमारे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कहाँ पे होता है? तो एम्पुला और इस्थमिक जंक्शन में होता है। बाई चांस इस तरीके से कॉम्बिनेशन वाइज नहीं दिया है आपका ऑप्शन, आपके ऑप्शन में दिया है डायरेक्ट इस्थमस दिया है, एम्पुला दिया है, इनफंडिबुलम दिया है और फिम्ब्राई दिया है।
तो उसमें फिर आप क्या चूज करोगे, तो उसमें सिर्फ आप एम्पुला चूज करोगे। बट अगर कॉम्बिनेशन वाइज दिया है आपके ऑप्शंस में, जैसे दिया है यूट्रस इस्थमिक जंक्शन में, या फिर इस्थमिक एम्पुला जंक्शन में, या फिर एम्पुला इन्फंडिबुलम जंक्शन में, या फिर फैलोपियन इन्फंडिबुलम एंड फ्यूमराइल जंक्शन में, कहाँ पे, तो एम्पुला और इस्थमिक जंक्शन आप चूज करोगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस जंक्शन में जैसे ही स्पर्म पहुंचता है और ओवम यहाँ पे पहले से अगर मौजूद है तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। तो कहाँ पे होता है ये बता दिया, कब होता है ये बता दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पहुंच जाएगा तो इंसेमिनेशन होता है, इंसेमिनेशन बाद स्विम करके खुद जाता है, एक्टिवेट होता है स्पर्म, ठीक है। एक्टिवेट होने के बाद खुद जाकर के इसके पास तक पहुंचता है और यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन वाली एक्टिविटीज होती है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें वो मूव करके जाता है। अब इसकी स्पीड कितनी होती है स्पर्म की, तो 1.5 से लेकर के 3 mm पर मिनट की स्पीड हो सकती है। स्पर्म की स्पीड कितनी है, 1.5 mm से लेकर के 3 mm तक की स्पीड, मैक्सिमम स्पीड इसकी हो सकती है। इस स्पीड के साथ ये स्विम करते हुए इधर की तरफ फैलोपियन ट्यूब की तरफ मूव करता है। बाई चांस अगर ये जो ओवम है अगर इस्तमस तक पहुंच गया है तो तब तक ये मर चुका होगा, इसलिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वो चीजें समझ में आ गई हैं जो मैंने समझाया है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। तो इंसेमिनेशन क्या होता है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना ऑफ फीमेल इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। स्पर्म आर मोटाइल, स्पर्म कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, व्हिच पासेस थ्रू द सर्विक्स एंड इंटर्स इनटू द यूट्रस फाइनली रीच द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। कहाँ पे पहुंचता है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखो एम्पुलरी रीजन पे पहुंच जाता है ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ovum released by the ovary is also reaches the ampullary isthmic junctions where fertilization takes place। फिर से रिपीट में वही पॉइंट आ गया, कहाँ पे बेटा, एम्पुला इस्थमिक जंक्शन पे ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। Fertilization can only occurs if the ovum and sperm simultaneously reaches to the ampullary isthmic junctions। फर्टिलाइजेशन केवल तब पॉसिबल है जब इधर से ओवम और इधर से स्पर्म दोनों एक साथ पहुंचे, कहां पे, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में पहुंचे, तब जाकर के पॉसिबल है। अदरवाइज अगर थोड़ा सा लेट हो गया, 2 4 6 घंटे 10 घंटे का लेट हो गया तो उस कंडीशन में फिर तब तक या तो हमारा ओवम दूसरी जगह चला जा चुका होगा, मर चुका होगा, या फिर स्पर्म पहुंच के जाकर के पहले से क्या हो चुका है, डेड हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। इसलिए पॉसिबल नहीं होता कि दोबारा फिर फर्टिलाइजेशन हो जाए या दूसरी जगह फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें दोनों हैप्लॉइड होते हैं और तब जाकर क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म अंडरगो एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोम में क्या होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन होता है टू रिलीज सर्टेन स्पर्मलाइसिन। जो एंजाइम्स होते हैं स्पर्म के एक्रोसोम में उसको हम स्पर्मलाइसिन बोलते हैं। और ये एंजाइम्स कैसे होते हैं, बोले तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। कैसे होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं which dissolves the egg envelopes। एग इनवेलप्स को क्या कर देंगे, डिजॉल्व कर देंगे लोकली, पूरा नहीं, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा करेंगे। एंड मेक्स द पाथ फॉर पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म की पेनिट्रेशन के लिए क्या कर देंगे, ये पाथ बना के तैयार कर देंगे, है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्पर्म, ठीक है, बना के तैयार कर देंगे। तो आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं कि एक्रोसोम में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो स्पर्मलाइसिन कंटेन्स 3 एंजाइम्स। कौन कौन से 3 एंजाइम्स होते हैं, पहला है हाइलुरोनिडेज एंजाइम, जो मैं बता चुका हूँ सब, है ना, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम ये भी बता चुका हूँ, और एक्रोसिन ये भी बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले हाइलुरोनिडेज एंजाइम को। ये क्या करता है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम डिजॉल्व्स द हाइलुरोनिक एसिड पॉलीमर्स। हाइलुरोनिक एसिड पॉलीमर्स क्या होते हैं, जो कोरोना सेल्स को, जो सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटर होती है उनको जो सीमेंटिंग का काम करता है, उनको जोड़ करके जो रखता है वो एंजाइम होता है, ठीक है। इन द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ कोरोना रेडिएटर, ठीक है, कोरोना रेडिएटर के बीचों बीच पाया जाता है। कोरोना सेल्स और फॉलिकुलर सेल्स, इस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कोरोना सेल्स बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, इनको हम फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है ये डाइजेस्ट करता है कोरोना रेडिएटर को, दैट इज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो इसीलिए हम इसका नाम क्या पड़ता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम के नाम से हम इसको जानते हैं। एक्रोसिन क्या करता है, डिजॉल्व द जोना पेलिसिडा। एक्रोसिन का काम होता है जोना पेलिसिडा मेम्ब्रेन को डिजॉल्व करना, ठीक है। अब हम और आगे बात करेंगे। व्हेन द मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद दैट ऑफ द ओवम इट लीड्स टू द मेम्ब्रेन डिप्लोरेशन, ठीक है। जैसे ही
जो स्पर्म की जो मेम्ब्रेन होती है वो ओवम के कांटेक्ट में आती है तो क्या कर जाती है, उस पूरी मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट रिपेल्स द अदर स्पर्म एंड इंश्योर द एंट्री ऑफ वन स्पर्म इनटू द ओवम। केवल एक ही स्पर्म ओवम के अंदर मूव कर सकता है या इंटर कर सकता है। ठीक है, मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी को रोक देता है या जिसको हम पॉलीगेमी बोलते हैं। तो यहाँ पे स्पर्म जो गैमीट है उसको हम स्पर्म बोलते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलीस्पर्मी। तो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता और इंश्योर करता है कि सिर्फ यहाँ पे क्या हो, मोनोस्पर्मी हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एंट्री ऑफ स्पर्म इंक्लूड्स द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन। जैसे इसकी एंट्री होती है तो वहां पे मियोटिक डिवीजन जो सेकेंड है वो क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट एंड प्रोड्यूस वन एग सेल एंड अनदर स्मॉल सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी बना के तैयार करता था। ठीक है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन आल्सो अनइक्वल डिवीजन एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेकेंड पोलर बॉडी एंड अ हेप्लॉइड ओवम दैट इज ओटिड। उसको हम ओटिड बोलेंगे या फिर हम क्या बोलते हैं, उसको हम एग के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, हम एग के नाम से जानेंगे। ओके, नेक्स्ट है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन हेप्लॉइड न्यूक्लियस, ध्यान से सुनना, हेप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूजेस टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। क्या बनाते हैं, एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं और इसी डिप्लॉइड जाइगोट की जो बनने की जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को तो हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये जिस तरीके से मैंने एक एक पॉइंट वाइज आपके पढ़ करके सुनाया और उसके पहले मैंने किस तरीके से डायग्रामेटिकली वे में अच्छे से आपको समझाया, आपको समझ में भी आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है और वीडियो आपको समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम मिलते जाए। इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। ओके, थैंक यू।